पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम धामी का स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सीएम का परंपरागत तरीके से पुष्पगुच्छ भेंट कर किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन किया स्वीकार। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। बिहार के लोगों ने बनाई प्रचंड बहुमत की सरकार। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंदी की प्रक्रिया कल से शुरू। करीब 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। 25 नवंबर को बंद हो रहे बद्रीनाथ धाम के कपाट। राकेश्वरी मंदिर में बाबा मद महेश्वर की डोली का भव्य स्वागत। कल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी डोली। 8 कुंटल फूलों से सजाया जा रहा मंदिर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर सीएम धामी ने बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में सुशासन स्थापित हो रहा है। बिहार की पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बिहार के लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, अब उसी गति से बिहार का विकास भी होगा। नीतीश जी को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। और विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत पंच पूजाओं के पहले दिन 21 नवंबर को भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर तथा शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन तथा वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन 24 नवंबर मां लक्ष्मी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 26 नवंबर प्रातः को कुबेर एवं उद्धव जी सहित रावल जी सहित आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशी मठ को प्रस्थान करेंगे। उद्धव जी एवं कुबेर शीतकाल में गद्दी स्थल पांडुकेश्वर प्रवास करेंगे, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 27 नवंबर को नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचेंगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रजिस्ट्री अधिकतम कितनी भी हो, रजिस्ट्री शुल्क 25,000 रुपए ही लिया जाता है, लेकिन अब इस शुल्क को अधिकतम 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री 2% रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपए लिया जाता है। मसलन अगर 10 लाख रुपए की जमीन कोई खरीदता है तो उसके हिसाब से 20,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है। वही विपक्ष ने इसे खुली लूट करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आम आदमी के ऊपर नाजायज बोझ डालने का काम सरकार के द्वारा किया गया है।
आए दिन सत्यापन के नाम पर भी लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जाता है। सरकार भी इसी काम में लगी हुई है कि जनता से किस तरह से पैसा ऐंठा जाए। जमीनों की रजिस्ट्री ऐसा 25 से 50 हजार नहीं, प्रतिशत में बढ़ती है, तो कुछ प्रतिशत जमीनों का शुल्क बढ़ा होगा, लेकिन हर तरफ से लूट मची हुई है, हर तरफ से लूट मची हुई है। कहाँ कमी कहाँ है? एक रजिस्ट्री का ही मतलब जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट बढ़ाकर शुल्क ऐंठने की बात नहीं है। हर तरह से आप गांव में चले जाइए, हर महीने कोई ना कोई सत्यापन कराना है साहब, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, उसमें तमाम पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो सरकार इस काम में लगी हुई है कि जनता से किस प्रकार से पैसा ऐंठा जाए। और खबरों में आगे पढ़ेंगे, जहां धार्मिक संस्था तीर्थ सेवा न्यास जल्द ही विश्व सनातन महापीठ का निर्माण कराने जा रही है। भूपतवाला स्थित आश्रम में बनने जा रहे इस महापीठ का भूमि पूजन आने वाली 21 नवंबर को होगा। बताया जा रहा है कि यह महापीठ करीब 100 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें सनातन संसद, शंकराचार्यों की पीठ, वेद मंदिर, स्वाध्याय केंद्र और आवासीय गुरुकुल जैसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तीर्थ सेवा न्यास से जुड़े संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि विश्व सनातन महापीठ के निर्माण का उद्देश्य भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा को विश्व स्तर पर प्रसारित करना है। संतों और भक्तों के अनुसार भूमि पूजन का यह आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा। इस अवसर पर देश भर के प्रमुख संत, शंकराचार्य और धर्माचार्य हरिद्वार में एकत्र होंगे। तो आने वाली 21 नवंबर को हरिद्वार के भूपतवाला में सनातन संस्कृति का एक और बड़ा केंद्र आकार लेने जा रहा है। विश्व सनातन महापीठ जो आने वाले समय में धर्म और शिक्षा का प्रतीक भी बनेगा। प्रकल्प के अंदर बहुत सारे प्रकल्प हैं जो सनातन के संरक्षण के लिए, सनातन के को संरक्षित करने के लिए, सनातन के भविष्य के लिए, सनातनी युवाओं के लिए और सनातनी प्रत्येक जन जन के लिए, पूरे विश्व के लिए अपने आप में बहुत आवश्यक भी था। इसके अंदर जो है एक सनातन संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है। हमारे चारों शंकराचार्य पीठों के प्रेरणा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। 13 अखाड़ों के उद्देश्य परिसर बनने जा रहे हैं। सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज, रविदासी परंपराओं के इसके अंदर जो है परिसर बनने जा रहे हैं। सबके धर्मगुरुओं की स्थापना, प्रतिमाओं की स्थापना होने जा रही है। और हाल ही में कर्तव्य भवन नई दिल्ली में भाजपा उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका वृद्धि एवं कौशल विकास को लेकर भी चर्चा की गई, जिसको लेकर भाजपा महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी भेंट हुई और इस दौरान उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिकी को बेहतर करने को लेकर उनसे चर्चा भी हुई। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया और उनको डिजिटल पेमेंट से जोड़ना, उनके हाथ के बने उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की जाने की बात कही। साथ ही अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए। कि हमारी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो पूरे देश भर में वित्त का काम और ये सब जो है बजट का काम ये तो करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक उद्देश्य और रहता है कि जब भी वो किसी राज्य के बारे में बात करती हैं तो वहाँ की महिलाओं पर उनका एक जो केंद्र है वो उनकी बातचीत का केंद्र वो ज़रूर रहता है। तो जब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने ज़रूर कहा कि यहाँ पे जो बहनें हैं जो NRLM से जुड़ी हैं, जो समूह की बहनें हैं, उनको हम कैसे और हम उनको स्वावलंबी कर सकते हैं, कैसे उनको डिजिटल पेमेंट से हम और बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं, कैसे उनके जो हाथ के बने उत्पाद हैं उनकी हम ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं और उनको एक आर्थिक मदद हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये सारे मुद्दे उनके कंसर्न के भी थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी ये सारी जानकारी है उससे वो जुटाएं और जल्दी उनको वो जानकारी प्रेषित।
और हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में गम का माहौल है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से लेकर कई संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर निशाना साधते हुए कहा कि 101 उम्मीदवार खड़े करती है भाजपा और 89 जीत जाते हैं। ये संभव है, कहीं कहीं हुआ है, केवल पुतिन के यहाँ रूस में हुआ है और केवल चीन में हुआ है। यदि उसके बाद कहीं हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट के साथ ये तो पुतिन और चीन बन गए हैं। एक बात बताओ, 101 कैंडिडेट खड़ा कर रही है भाजपा और 89 जीत जा रहे हैं। ये संभव है? कहीं हुआ है? केवल पुतिन के वहाँ हुआ है रूस में और केवल सी के वहाँ हुआ चीन में। तो और उसके बाद यदि कहीं हो रहा है ऐसा तो वो मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट जो है ये तो पुतिन और सी बन गए। और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा ज्योति रौतेला ने टिहरी के घनसाली क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते गर्भवती महिला की मौत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह लगातार हो रही घटनाओं में से एक है और कई मामलों की जानकारी पीड़ित परिवारों से ही मिलती है, जबकि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं और बेटियों के नाम पर योजनाओं का प्रचार करती रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं व नवजात बच्चों की मौत के आंकड़े चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टें बताती हैं कि पिछले 2 साल में करीब 816 नवजात मौतें सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण हुई है। रौतेला ने कहा कि सरकार रजत जयंती मनाने में करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन अस्पतालों, डॉक्टरों और मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर रुद्रप्रयाग और आसपास के ब्लॉकों में एक्सरे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं है और हालात दिन प्रतिदिन और बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और हमेशा बोलती है कि महिलाओं की वोट से बनी हुई सरकार है। लेकिन आज इस पूरे प्रदेश में जो हालात हैं वो सबको दिख रहे हैं और ये तीसरी बात बहुत अफसोसजनक है। कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव भी करना चाह रहे हैं इस मुद्दे पे कि कब तक महिलाएं इस तरीके से जच्चा बच्चा की मौत होती रहेगी और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसकी एक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से लेंगे तो आपको दिखेगा 2 साल में 800 से प्लस लोगों की जच्चा बच्चे की मौत सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की वजह से हुई। एक तरफ सरकार रजत जयंती मनाती है, अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करती है, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करती है, लेकिन जब हॉस्पिटल्स की बात है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, डॉक्टर्स की बात है तो उस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की हर माता बहन इस बात से परेशान है कि मैं जरीखाल से बिलोंग करती हूँ, रूरल एरिया है, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो एक ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, एक एक्सरे नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड नहीं है और ये दिन प्रतिदिन हालात इस सरकार में और खराब होते जा रहे हैं। खबर रामनगर से है, जहां बहुउद्देशीय मालथन चौड़ किसान सेवा सहकारी समिति का चुनाव संपन्न किया गया। 11 में से 9 वार्डों में निर्विरोध चयन किया गया। 19 नवंबर 2025 को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कुल 11 वार्डों में से 9 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जो समिति के प्रति किसानों के भरोसे और एकता को दर्शाता है। हालांकि 2 वार्डों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 6 मोहन नगर तुमड़िया डैम से गुरदीप सिंह ने जीत दर्ज की और निदेशक निर्वाचित हुए। वार्ड नंबर 8 मालथन चौड़ से किशोर कुमार विजयी रहे और अपने प्रतिद्वंदी को मात देकर निदेशक बने। इन दोनों वोटों में सुबह से मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी। अब चुनाव परिणाम आने के बाद किस्मत आजमाई का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें अगला चरण समिति के चेयरमैन का चयन किया गया। समिति के सदस्य और किसान समुदाय इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वार्ड 6 में तुमड़िया में हमारा 29 वोट पड़े यहाँ पे और माधन चौड़ वार्ड नंबर 8 में 101 वोट पड़े, जिसमें 11 वार्डों में से 9 तो हमारे निर्विरोध हो गए थे, 2 में वार्डों में चुनाव हुआ। प्रमाण पत्र अभी भी जो चुनाव कार्यालय से अभी भी उपलब्ध हमको नहीं कराया गया अभी भी। तो हम लोगों ने इनको जो हमारी जो निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जो निर्विरोध घोषित किए गए, हमारी प्रबंध कमेटी जो बनी है, उनको हम लोग सूचियां उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा कोई कारण तो नहीं है, ऐसा कोई कारण
2 गेट बनाए, दोनों गेट के बाहरी भीड़ इकट्ठा रहेगी, अंदर को तो हमने मनाई किया था सबको। इसका मुझे पता नहीं बाहर का क्या है, अंदर तो हमारा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है हमारा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और मंगलोर में करतार सिंह भड़ाना लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिले। भड़ाना ने मंगलौर सीट पर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वे वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन से अधिक विकास कार्य कराएंगे। बिहार में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि देश विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस की वोट चोरी के आरोपों पर भड़ाना ने कहा कि हारने वाले लोग ऐसे बयान देते रहते हैं। गांव को एक बार यहाँ पे बुला के उनका दर्शन करना, उनकी मंशा को पता करना कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, एक बेटे से, एक अपने बड़े से क्या क्या इच्छाएं होती है समाज में, तो उसका भी पता लगे, काम करने का तरीके का पता चले, लोग क्या चाहते हैं उस बात का पता चले। जैसे अभी एक माई बोल रही थी, भाई हम कलकत्ता से भी आगे के, हम सब कुछ जानते हैं। मैं कि जानते थे वो, पर सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। क्योंकि आज जो काम विधायक के कोटे के है, उनको अगर वो नहीं करवाना चाहे तो वो नहीं करवाना, दूसरी जगह करवा देता। और झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि जो मैं कर सकता हूँ वो तो हर काम करूंगा, लेकिन जो काम मेरे बस की नहीं है अभी, उसकी मैं हाँ नहीं भरूंगा। और खबरों में आगे पढ़ेंगे, जहां विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद सिडकुल 4 लेन पर भाईचारा ढाबा चौक से शिवालिक नगर CISF चौक तक करीब 4 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग सड़क का चौड़ीकरण और फुटपाथ निर्माण करेगा। कुंभ निधि के तहत शुरू इस परियोजना में सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स भी बिछाई जाएंगी। इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सड़क उन्नयन से सिडकुल, बहादुराबाद, शिवालिक नगर, BHEL, उपनगरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है पूरे BHEL रानीपुर की दृष्टि से। मैं कह सकता हूँ, चाहे वो सिडकुल हो, चाहे हमारा भेल कैंपस हो, चाहे शिवाली नगर हो, सुभाष नगर हो, टिहरी विस्थापित हो, इन सारे क्षेत्रों का जो लिंक मार्ग कह लीजिए, जो मुख्य मार्ग कह लीजिए, वो यही मार्ग है। और इस पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। इसके कारण कई बार जाम की समस्याएं रहती थी। दूसरे ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने के कारण कई बार हमारा ये सड़कें जो वो क्षतिग्रस्त होती थी। तो लगातार यहाँ के व्यापार मंडल के लोग, स्थानीय नागरिक इस विषय को मेरे संज्ञान में लाते रहे। मेरा भी प्रयास रहा और अब मैंने रिक्वेस्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये लगभग 12 करोड़ की लागत से हमारे CISF चौक से लेकर और बहादुराबाद जो सिडकुल 4 लेन है, वहां तक इसके चौड़ीकरण का और सुदृढ़ीकरण का आज काम शुरू हो रहा है कुंभ मेला निधि के द्वारा। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सांसद जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस काम को स्वीकृति प्रदान करने में मेरा सहयोग किया, और क्षेत्रीय जनता को इसके लिए बधाई देता हूं। और कुमाऊं में उद्योगों के विस्तार को लेकर एक बड़ी हलचल उस वक्त नजर आई जब गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडे हेलीकॉप्टर से सीधे रामनगर पहुंचे और नेपा फार्म का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरे को सामान्य विजिट नहीं बल्कि कुमाऊं के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की शुरुआती रूपरेखा माना जा रहा है। रामनगर में अचानक बड़ी गहमागहमी के बीच नेपा फार्म का यह निरीक्षण कई सवाल और उससे ज्यादा संभावनाएं लेकर आया है। कमिश्नर विनय कुमार पांडे ने यहां पहुंचकर पूरे क्षेत्र का ग्राउंड असेसमेंट किया और बताया कि काशीपुर रामनगर के बीच मौजूद यह विशाल भूमि भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए एक अहम विकल्प बन सकती है। उन्होंने कहा कि नेपा फार्म सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कुमाऊं के औद्योगिक नक्शे पर उभरता हुआ नया केंद्र बन सकता है। यहाँ पावर प्लांट, नई औद्योगिक इकाइयां या किसी बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए 3 से 4 संभावनाएं गंभीर रूप से विचाराधीन है। कमिश्नर ने बताया कि यह दौरा उनके लगातार चल रहे निरीक्षणों का हिस्सा है। इससे पहले वह पंतनगर के पास स्थित पराग फार्म और फिर खुरपिया इंडस्ट्रियल साइट का भी निरीक्षण कर चुके हैं, जहां केंद्र सरकार ने खुरपिया क्षेत्र को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है।
और विकास की प्रक्रिया वहां तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ नेपा फार्म यहीं पे पास में है, अभी वहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग खुरपिया और जो फल नगर के पास है प्राक फार्म, तो आपको पता है कि खुरपिया में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर किया है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में। तो अब उसका हम लोग फाइनल स्टेज पर काम प्रारंभ होना है, तो उसकी साइट विजिट के लिए आया था मैं, और वहाँ जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपा फार्म भी है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग, और जाकर वहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि जो लैंड हमको मिली है उसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, और विजिट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होगी वो शासन को। उसमें वहाँ 3-4 पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती है। वहाँ पर पावर प्लांट के बारे में भी विचार हो सकता है, वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज क्या लग सकती हैं उसके बारे में विचार हो सकता है। तो वही मौके पे एक बार जाके देखने की जरूरत है कि क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के अणा गांव के पास जंगल में 3 दिन से लापता एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक बारात में गया था, जिसके बाद से वह गायब था। ग्रामीणों ने तुरंत बैजनाथ कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। और इधर हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एक्सपायरी डेट वाले बिंगो चिप्स वितरित किए जाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया की शिकायत पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने दीप गंगा शॉपिंग मॉल स्थित महादेव इंटरप्राइजेस पर छापेमारी की, जहां संचालक ने स्वीकार किया कि गलती से 14 एक्सपायरी डेट के चिप्स पैकेट छात्रों को दे दिए गए। टीम ने दुकान की जांच के दौरान बिकानो चिप्स के 45 ग्राम वाले 15 एक्सपायरी पैकेट भी बरामद कर कब्जे में लिए। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में वितरित किए गए सभी पैकेट छात्रों से तुरंत वापस लिए गए थे। महादेव इंटरप्राइजेस के विरुद्ध मामले को निर्णायक अधिकारी की अदालत में मुकदमे के लिए प्रेषित किया जा रहा है। आयोजित किया जाता समाज कल्याण विभाग द्वारा आयुर्वेदिक ऋषिकुल कॉलेज में, वहाँ पे 900 पैकेट तैयार करने के लिए महादेव इंटरप्राइजेस दीप गंगा से ऑर्डर किया गया था। उस पे लगभग 15 पैकेट जो है उन्होंने हमें सूचना दी विभाग द्वारा एक्सपायरी डेट के उनको मिले, जिससे कि मैंने एक टीम गठित करके तुरंत सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन के नेतृत्व में हमारे जो क्षेत्रीय फूड सेफ्टी अफसर है कैलाश टमटा और योगेंद्र पांडे को साथ में भेज के मौके पे निरीक्षण के लिए भेजा गया। मौके निरीक्षण के दौरान भी 15 पैकेट चिप्स के एक्सपायरी डेट के उनके मिले, और जिसको टीम द्वारा तुरंत मौके पे सीज किया गया और उनको नोटिस जारी किया गया। और नोटिस का जवाब उनके द्वारा आज हमें मिला है, जिसमें कि कोई भी इनवॉइस और कोई भी बिल ऐसा नहीं मिला हमको, जिससे कि उसका पुष्टि की जा सके कहाँ से उन्होंने खरीदार का उन्होंने बिल पहुंच गया। तो उसके बाद मैंने अपनी टीम को फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दे दिया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई फूड सेफ्टी एक्ट मान्य होगी उसमें तुरंत उस पर कार्रवाई की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।